Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 309 निहारिका की बेइज्जती, रुद्रांश का कंपटीशन। फिर वो बच्चों से प्यार का नाटक करती। जब मोक्ष देखेगा कि वो उसके दोनों बच्चों को कितना प्यार करती है तो मोक्ष जरूर उससे शादी कर लेगा। पर कल जब अंशुमान खुश होकर दक्ष से बात कर रहा था, तब सबकी पता चला कि ईशानी को होश आ गया है, जिस वजह से निहारिका का प्लान फिर से फेल हो गया था। मैं उस ईशानी को छोड़ूंगी नहीं, निहारिका गुस्से से बोली। तभी एक मजाक भरी आवाज आई, तो क्या तुम भी मायरा की तरह मेंटल एसाइलम में रहना चाहती हो बहन? ये आवाज अंशुमान की थी। अब आगे सबने मुड़कर देखा तो अंशुमान अपने चेहरे पर एक बोरियत भरे एक्सप्रेशन लिए अंदर आ रहा था। उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन लिया था। उसे निहारिका पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई कैसे किसी और की जिंदगी को इतनी शिद्दत से बर्बाद करने की बारे में सोच सकता है, खासकर के ईशानी जैसी इतनी बड़ी डॉक्टर जिसे लोग भगवान मानते हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले एंटीडोट बनाकर करोड़ों लोगों के जान को बचाया था। उसकी मौत हो जाए ये कोई कैसे सोच सकता है, वो भी सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, ताकि ईशानी के बाद वो मोक्ष की जिंदगी में आसानी से जा सके। उसे अपनी बड़ी बहन की सोच पर ही गुस्सा और तरस आ रहा था। वहीं अंशुमान ने जब मायरा की हालत का जिक्र किया तो निहारिका अंदर तक काम गई। वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उसने सुना था कि मोक्ष ने मायरा के साथ क्या किया था, क्योंकि उसने ईशानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था। इसलिए वो मायरा से मिलने गई थी, पर मायरा को देखकर वो हैरान थी। मायरा जो पर एक एलिगेंट लड़की और इतनी खूबसूरत थी, पर उस वक्त उसकी फेस पर अनगिनत दाग थे और वो किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। एक नर्स को उसने बताते हुए सुना था कि मायरा ने जब अपनी फेस को देखा तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी, और तब से वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। फिर नीलेश जी और संगीता जी ने जयदेव के आगे घुटने टेक दिया, और उनसे पैसा और कनेक्शन के जरिए गोयनका फैमिली ने मायरा को एब्रॉड भेज दिया, ताकि वहां पर उसकी ट्रीटमेंट हो सकते, और सर्जरी के बाद शायद उसकी फेस थोड़ा नॉर्मल हो जाए, जिस वजह से मायरा की मेंटल कंडीशन भी ठीक हो जाए। तुम अपनी बहन से ये किस तरह बात कर रहे हो अंशुमान? पुनीत जी और प्रियंका जी अंशुमान को डांटने की अंदाज में बोले। तुम तो दक्ष और नव्या के साथ क्लोज हो, उल्टा तुम्हें तो अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, ताकि वो मोक्ष की जिंदगी में जा सके और राजवंश फैमिली की बहू बन सके। पर तुम अभी भी कुछ नहीं समझते, जया जी भी उसे घूरते हुए बोली। अंशुमान उनकी बात सुनकर हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगता है मोक्ष भाई कोई बच्चे है कि कोई भी उनकी जिंदगी में घुस जाए, और जब उनके पास इतनी प्यारी आउटस्टैंडिंग वाइफ है तो वो आपकी बेटी जैसी कचरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। अंशु, निहारिका गुस्से में चिल्लाई। आपने ही छोटे भाई के मुंह से अपनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वो भी ईशानी की तारीफ कर रहा था। ईशानी हर पहलू में उससे बहुत आगे थी। ये बात निहारिका अच्छे से जानती थी, पर वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कोई भी ईशानी की तारीफ उसके सामने करे, और यहाँ तो तारीफ करने वाला उसका छोटा भाई था। क्या हुआ, मैंने क्या गलत कहा? क्या आपके पास एक भी ऐसी कोई स्किल है जिससे आप ईशानी भाभी को आउटशाइन कर सकती हो? मुझे तो लगता है आपको बस चले चलने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। अगर सच कहूं तो अगर ईशानी भाभी नहीं भी होती, तो भी मोक्ष भाई आपको एक नज़र देखते तक नहीं, क्योंकि उनकी नज़रों में आप एक जोकर के सिवा कुछ भी नहीं है। उसका उदाहरण तो है ना खुद आप, जब ईशानी भाई भाई के जिंदगी में नहीं आई थी, तब भी मोक्ष भाई आपको एक नज़र देखते तक नहीं थे। आप मानो या ना मानो, आपके लिए उनकी आंखों में घिन के सिवा कुछ नहीं है। उनके लिए आपकी एक्सिस्टेंस ही मायने नहीं रखती है, वो आपको कचरे की बराबर मानते हैं। और अगर फिर भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप ईशंज भाभी को टारगेट करना चाहती है, तो फिर करिए, इससे मुझे क्या? आप भी उस मायरा की तरह मेंटल हॉस्पिटल या अपंग होकर मिलेगी। मायरा को तो जयदेव दादाजी ने मोक्ष से एहसान की तरह रिक्वेस्ट करके बचा लिया था, पर आपका क्या? आपको कौन बचाएगा? मुझे नहीं लगता हमारे दादाजी आपको बचाने के लिए कभी भी मोक्ष भाई या बड़े नाना जी को फोन करेंगे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक से बात भी नहीं कर सकते, और आपने और डैड ने उनकी कंपनी को भी बर्बादी के कगार पर ला दिया था। इसलिए भी दादाजी गुस्से में है, वो आपको कभी नहीं बचाएंगे।
अंशुमान तुम बहुत बोल रहे हो, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के खिलाफ जहर उगलता बंद करोगे? प्रियंका जी गुस्से से चिल्लाई। पुनीत जी भी गुस्से से बोले, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। श्योर, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप सबसे बात करने का, जो बस प्लानिंग प्लॉटिंग करके दूसरे की जिंदगी में घुसने के बारे में सोचते रहते हैं। इतना कहकर अंशुमान गुस्से से फिर से घर से बाहर चला गया। अब वो ज्यादातर घर से बाहर रहने लगा था, अपनी फैमिली की इस हरकतों से वो तंग आ गया था। उनका बिजनेस कब्जा बर्बाद हो चुका होता, पर बड़े नाना जी मतलब नरेंद्र जी ने उनकी थोड़ी मदद कर दिया था, इसलिए वो लोग इंडिया में सेटल हो पाए। फिर भी ये लोग मोक्ष के जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बस उन्हें चेतावनी दे रहा था, अब वो सब उसकी बातें सुनेंगे या नहीं ये उन लोगों की मर्जी थी। वो मोक्ष को अच्छे से जानता था, वो ईशानी पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर उसकी बहन खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहती है तो वो क्या कर सकता है? उसने तो पहले भी अपनी बड़ी बहन और बाकी लोगों को समझाने की कोशिश किया था, पर वो लोग उसकी बात सुनने को जब तैयार नहीं है, तो अब उन्हें खुद ही सब भुगतना होगा। वहीं उसके जाने के बाद चारों ने गुस्से से आपने दांत पीस लिया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, पता नहीं ये अपनी बहन का साथ क्यों नहीं देता? प्रियंका जी गुस्से से बोली। जया जी हाथ दिखाकर बोली, अंशुमान ने पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा है। मोक्ष के जिंदगी में जाना आसान बात नहीं है, और ना ही मोक्ष निहारिका को पसंद करता है। ईशानी के लिए मोक्ष पूरी तरह से पागल है, मुझे लगता है तुम्हें ईशानी से कभी नहीं उलझना चाहिए। उनकी बात सुनकर निहारिका गुस्से और नफरत से भर गई। वहीं दूसरी तरफ रायजादा फैमिली और रॉय फैमिली के सभी लोग चले गए थे। मोक्ष के रूम में मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जो कल्पना जी ने ईशानी की स्पेशल डाइट चार्ट के हिसाब से बनाया था। वहीं दोनों बच्चे उठ गए थे और एक बड़े से पालने में बैठे हुए थे जो सोफे के साइड में था। उसके चारों तरफ सपोर्ट सिस्टम था। नीचे गद्दा था ताकि बच्चे अगर गलती से भी गिर जाए तो भी उन्हें कोई चोट ना आए। उनका नींद बहुत कम टाइम के लिए ही होता था। वो दोनों ही ज्यादातर एक्टिव रहते थे। रुद्रांशी अपनी मोम और डैडी को देखकर हंस रही थी, जैसे वो बहुत खुश हो कि उसके डैडी उनकी मोम को प्यार से खाना खिला रहे हैं। वहीं रुद्रांश मोक्ष को घूर रहा था और अपनी मोम की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बीबी को खाना खिलाते वक्त भी चैन नहीं है, जो तुम मुझे घूर रहे हो और यहाँ आना चाहते हो? मोक्ष रुद्र को घूरते हुए बोला। तो रुद्र ने फिर से अपना हाथ बढ़ा दिया, तो मोक्ष ने एक हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और अपने गोद में बैठा दिया। वरना ये लड़का ऐसे ही करता रहता। मोक्ष ने गोद में आते ही रुद्र खुश हो गया। ईशानी ने उसकी सिर को प्यार से सहलाया, उसे हंसी आ रही थी कि उनके छोटे से बेटे ने कैसे उसके डेविल पति को परेशान करके रखा है। तभी रुद्र ने बोल से स्पून में थोड़ा खिचड़ी भर के उठा लिया, और जैसे मोक्ष ईशानी को खिला रहा था, ठीक वैसे ही आपने छोटे छोटे हाथ से रुद्र ने चम्मच को ईशानी की मुंह की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर ईशानी हैरान हो गई, और दिल ही दिल में खुश भी। क्या उसका छोटा सा बच्चा उसे अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है? जैसे उसके हब्बी उसे खिला रहे थे। उसने प्यार से उस खिचड़ी को खा लिया। ये देखकर रुद्रांश खुश हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई, वो भी अपने डैडी की तरह अपनी मोम की ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। वहीं मोक्ष भी हैरान था, इसका मतलब उसका बेटा उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी बीबी की दिल में उसकी इम्पोर्टेंस ना बढ़ जाए। ये तो उससे compete करने में लगा हुआ है, ताकि उसकी बीबी उससे ज्यादा इस पिद्दी की साइड हो जाए। ये लड़का ऐसे ही करते करते उसकी बीबी को उससे जरूर छीन लेगा। ये सोचकर मोक्ष ने गुस्से से रुद्र को फिर से पालने में छोड़ दिया। सपोर्ट बैरियर थोड़ा ऊंचा था, रुद्र बाहर नहीं आ सकता था, वो बस अपने डैडी को घूर रहा था। और बच्चों जैसी गुस्से भरी आवाज निकाल रहा था, जैसे पूछना चाहता हो, उन्होंने उसे फिर से यहाँ क्यों छोड़ा? उसे अपनी मोम को अपने हाथ से खाना खिलाना था, और अपनी मोम के दिल में वो नंबर 1 पोजीशन पर रहना चाहता था। पर मोक्ष ने उससे मुंह फेर लिया, वो अपने बेटे से जेलस हो रहा था। तभी रुद्रांशी ने भी अपनी हाथ फैला दिया। ये देखकर मोक्ष ने उसे भी पालने से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। तो रुद्रांशी ने भी अपने डैडी और भाई की तरह एक स्पून में थोड़ा खिचड़ी लेकर अपनी मोम के होंठों के सामने कर दिया। ये देखकर ईशानी और मोक्ष दोनों की आंखें प्यार से भर गई।
उनके दोनों बच्चे अभी से कितने थॉटफुल है। ईशानी ने स्पून में को थोड़ा खिचड़ी लगा था उसे अपनी मुंह में भर लिया। क्योंकि रुद्रांशी को ठीक से स्पून से खिचड़ी लेना नहीं आता था, इसलिए थोड़ा नीचे गिर गया था। रुद्रांशी खिलखिलाकर हंसने लगी और अपनी दोनों हाथ से क्लैप करने लगी। जैसे उसे अपनी मोम को अपने हाथ से खिलाकर कितना ज्यादा मजा आया हो। मोक्ष ने उसे भी पालने में रख दिया, फिर ईशानी को अच्छे से खाना खिला दिया। थोड़ी देर में काका आकर प्लेट्स लेकर चले गए, तो ईशानी बेड पर बच्चों के साथ खेलने लगी। मोक्ष ने तीनों को प्यार से देखा, जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थे। तभी उसे राघव की तरफ से कॉल आया तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी में चला गया। राघव की गंभीर आवाज फोन की दूसरी तरफ से आया। बॉस डार्क वर्ल्ड और गैंग की सभी लोग आज एक साथ एक्टिव हुए हैं। लगता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और डार्क वर्ल्ड से जुड़े कुछ लोग इंडिया में भी है। उनकी वजह से जल्दी ही डाटा लीक हो सकती है। और खबर मिली है कुछ मेंबर्स है जो इंडिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये भी पता चला है कि डार्क वर्ल्ड की सभी बड़े हेड और मेंबर्स ने एक मीटिंग रखा था। और इस बार वो आपके तलवार को चाहते हैं, जो आपकी ब्लैक डेथ की पहचान है। पहले भी वो लोग आपके ब्लैक डेथ की तलवार के पीछे पड़े थे, और अब भी वो फिर से यही चाहते हैं। अब जब किसी के आपके तलवार को देखा है, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि आप जिंदा है, और वो आपकी तलवार को पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने पीछे मुड़कर देखा। ईशानी और उसके दोनों बच्चे आपने में बिजी थे। ठीक है, उन सब पर नजर रखो, इतना कहकर मोक्ष ने कॉल काट दिया और एक नंबर डायल किया तो उधर से एक अधेड़ उम्र की आदमी की आवाज आया। क्या बात है बरखुरदार, आज पहली बार मुझे तुम्हारे तरफ से कॉल आया है। वैसे हमारी प्यारी बहू और पोता पोती दोनों कैसे है, उधर से सवाल किया। तो मोक्ष बिना भाव के बोला, मेरी बीबी ठीक है और दोनों बच्चे भी। ये तो काफी बढ़िया बात है, मुझे जल्दी से हमारी बहू और दोनों पोते से मिलना है, ऐसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब और ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। फिर गंभीर आवाज में बोले, वो डार्क वर्ल्ड के बेशर्म लोग फिर से तबाही मचाना चाहते हैं। एक बार वो सब छुप गए, पर यह अफवाह फैला दिया कि ब्लैक डेथ अब जिंदा नहीं है और अब वो सब फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। फिर वो सर्द मगर मजाक भरी आवाज में बोला, उन्हें क्या लगता है अगर वो एक बार बच गए तो इस बार भी सब बच जाएंगे। वो सब एक साथ आपने बिल से तो नहीं निकलेंगे, वरना एक साथ सबको मारने में और भी इजी होता। चैप्टर 310 ईशानी, मोक्ष बच्चों की मस्ती, निहारिका की जलन। फिर गंभीर आवाज में बोले, वो डार्क वर्ल्ड के बेशर्म लोग फिर से तबाही मचाना चाहते हैं। एक बार वो सब छुप गए, पर यह अफवाह फैला दिया कि ब्लैक डेथ अब जिंदा नहीं है और अब वो सब फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। फिर वो सर्द मगर मजाक भरी आवाज में बोला, उन्हें क्या लगता है अगर वो एक बार बच गए तो इस बार भी सब बच जाएंगे। वो सब एक साथ आपने बिल से तो नहीं निकलेंगे, वरना एक साथ सबको मारने में और भी इजी होता। अब आगे। मोक्ष की बात सुनकर दूसरी तरफ की इंसान ने हंसते हुए बोला, बच्चा तुम फिर से सबके नजरों में आना चाहते हो क्या? मुझे नहीं लगता अब ऐसा करना तुम्हारे लिए सही होगा, तुम्हारे पास तुम्हारी बीबी और अब दोनों बच्चे भी तो है। तुम्हारा ऐसे सबके नजरों में आना उनके लिए खतरा बन सकता है। उनकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई, वो कोल्ड टोन में बोला, अब जब आपको पता है मैं 2 बच्चों का बाप हूं तो मुझे बच्चा कहना बंद कीजिए। और आपको क्या लगता है मेरी बीबी कोई ऐसी वैसी लड़की है जो किसी मुश्किल सिचुएशन में डर जाएगी? मेरी बीबी को पहले से ही पता है कि मैं कौन हूं, इसलिए आपको मेरी बीबी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने मेरी बीबी पर नजर डालने की कोशिश किया, तो मैं पूरे ब्लैक वर्ल्ड के लोगों को ढूंढकर मारने में टाइम नहीं लगाऊंगा। दूसरी तरफ की इंसान ने हंसते हुए बोला, वाह मेरे शेर, प्यार हो तो ऐसा ही हो, जिसमें जुनून हो दीवानगी हो। जिस प्यार में जुनून और दीवानगी ना हो वो प्यार कैसा? वैसे मैं भी तुम्हारी आंटी से इतना प्यार करता था। अफसोस मैं उसे बचा नहीं पाया, पर तुम कभी मेरे जैसा गलती मत करना। कभी अपने प्यार को खुद से दूर होने मत देना। ये कहते वक्त दूसरी तरफ के इंसान की आवाज कांप रही थी। जैसे कितनी दर्द और दुख में हो। मोक्ष ने गहरी सांस लिया और बोला, आपको यहाँ आ जाना चाहिए। दादाजी, दादी माँ, डैड और मोम सब आपको याद करते हैं। भले ही वो किसी के सामने दिखाते नहीं, पर अब भी वो यही मानते हैं कि आप जिंदा हो। इसलिए मुझे लगता है अब आपको लौट आना चाहिए और यहाँ सबके साथ वक्त बिताना चाहिए।
मोक्ष की बात सुनकर दूसरी तरफ पर कुछ टाइम सन्नाटा छा गया। मैं जरूर आऊंगा, वैसे भी मुझे मेरी बहू और पोता पोती से भी तो मिलना है। आखिरकार मैं बूढ़ा जो हो रहा हूँ, मेरे पास अब कोई ज्यादा काम भी नहीं बचा है। मोक्ष ने कुछ देर बात किया, फिर फोन रख दिया और दूर देखने लगा। उसकी होंठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई, उसकी आंखें दूर एक ड्रोन को देख रही थी। उसने एक मैसेज किया, फिर अंदर चला गया। दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे और अपनी मोम के साथ मस्ती कर रहे थे। रुद्र ईशानी की चारों तरफ सर्किल में घूम रहा था। उसने टाइटली ईशानी को होल्ड कर रखा था और अपने नन्हे नन्हे पैरों से घूम रहा था। वहीं रुद्रांशी ये देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी और खड़ी हो रही थी। मोक्ष उन तीनों के पास आ गया। अपनी बीवी और बच्चे तीनों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके बैठते ही रुद्रांशी झट से उसकी गोद में चली गई। वहीं आपने डैड को देखकर रुद्र ने मुंह सिकोड़ लिया। मोक्ष ने सर्द आंखों से अपने बेटे को देखा, जो अभी तक उसकी बीबी के साथ हंसते हुए मस्ती कर रहा था। पर उसे देखते ही कैसे चुप हो गया और मुंह बना रहा है जैसे उसने आपने किसी दुश्मन को देख लिया हो। मोक्ष ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी ये लड़का गुस्से से सिर्फ उसे अपने छोटे दांत से काट सकता है, बाकी कुछ तो कर नहीं सकता। मोक्ष ने एक साइड रुद्रांशी को हक किया और फिर ईशानी को हक कर लिया। ये देखकर ईशानी ने अपने बेटे को देखा, जो ईशानी के एक साइड गोद में था और अपने डैड को घूर रहा था। वो हमेशा अपनी मोम की प्यार के लिए अपने डैड को सबसे बड़ा कंपीटिटर मानता था। ईशानी ने मोक्ष को हल्के से हक कर लिया। उसे पता था उसके हब्बी उनके बेटे से भी ज्यादा जिद्दी है। मोक्ष की होंठों पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। ये देखकर ईशानी खुद को रोक नहीं पाए और हंसने लगी। उसे हंसते देख मोक्ष ने प्यार से उसकी होंठों पर किस कर लिया। हब्बी, ये आप बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं? ईशानी मोक्ष को देखकर दोनों बच्चों की तरफ इशारे करके बोली। तो मोक्ष दोनों को फुली इग्नोर करके बोला, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं बस अपनी बीबी को प्यार कर रहा हूँ और क्या। अगर मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से प्यार नहीं करता तो ये दोनों कहाँ से आते? और देखो तो ये मेरी मेहनत का फल, मुझे ही मेरी बीबी से दूर करने की कोशिश कर रहा है। मोक्ष रुद्र को घूरते हुए बोला। तो रुद्र भी उसे सेम एटीट्यूड के साथ घूरने लगा। बाप बेटा दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, कोई भी अपनी आंखें फेरने को तैयार नहीं था। ईशानी की गाल आपने हब्बी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गई। रुद्रांश की गाल गुस्से से लाल हो गए थे। आपने डैडी की अपने तरफ देखने से ही वो समझ पा रहा था कि जरूर उसके डैडी उसके बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। वहीं रुद्रांशी अपनी मोम, डैडी और भाई को बारी बारी से देख रही थी। वो सब समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं मोक्ष की जहर ईशानी की लाल गाल पर पड़ी तो उसके अंदर फिर से प्यार उमड़ गया। उसने झुककर ईशानी की गाल को बाइट कर लिया, जैसे वो कोई टेस्टी खाना हो। ईशानी की मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसने मोक्ष को घूर कर देखा, पर इसका मोक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं रुद्रांश ने जब अपनी मोम की हल्की चीख सुना तो उसे अपने डैडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैडी मोम को क्या पनिशमेंट दे रहे हैं? उसने जल्दी से मोक्ष के गाल पर झुककर बाइट कर लिया। वो भी अपने डैडी को पनिशमेंट दे रहा था। मोक्ष ने कुछ नहीं बोला। वो रुद्र को बाइट करने दे रहा था, ऐसे भी उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। बस रुद्र की सलाइवा उसके गाल पर लग रहा था। वहीं ईशानी की तो हंसी छूट गई। क्या हुआ हब्बी, मेरे बेटे की पनिशमेंट आपको कैसी लगी? आपनी मोम की हंसी की आवाज सुनकर रुद्र ने अपने डैडी को छोड़ दिया और संतुष्ट होकर उसने अपनी मोम को देखा, फिर अपनी तिरछी स्माइल बिखरते हुए आपने डैडी को देखा, फिर मोम को इशारा किया। रुद्रांश अपनी मोम को अपने डैडी के गाल की तरफ इशारा कर रहा था। मामा, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मोम, मैंने आपका बदला ले लिया है। मोक्ष के गाल पर आपने छोटे छोटे दांत की निशान को देखकर उसे खुद पर गर्व हो रहा था शायद। ईशानी हंसते हुए रुद्र की सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शाबाश बेटा, पर तुम्हें ऐसे आपने डैडी को बाइट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी मैनर्स नहीं है, उन्हें दर्द होगा ना। आपनी मोम की बात सुनकर रुद्र कंफ्यूज हो गया। उसने तो अपनी मोम का बदला लिया है। क्या उसने अच्छा काम नहीं किया? उसे तो अपनी प्यारी मोम से तारीफ की उम्मीद थी। पर उसकी मोम ऐसा क्यों कह रही है? फिर भी उसने किसी समझदार बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया। मोक्ष ने घूर कर रुद्र को देखा, फिर ईशानी की तरफ देखकर प्यार से बोला, बीबी, लगता है ये अब ऐसी बदमाशी नहीं करेगा, देखो तो कैसे सिर हिला रहा है।
इतना कहकर उसने ईशानी की होंठों पर फिर से किस कर लिया। ये देखकर रुद्रांश भी अपनी मोम की होंठों पर किस करने की बढ़ गया। ये देखकर मोक्ष ने गुस्से से रुद्रांश की फेस को दूर कर दिया। तुम पिद्दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को किस करने के बारे में सोचने की। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से दूर हॉस्टल में भेज दूंगा, बस तुम थोड़े बड़े हो जाओ। रुद्रांशी ने आपने डैडी की हाथ को गले लगा लिया तो मोक्ष ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोली, क्या हुआ प्रिंसेस। तो रुद्रांशी ने बाहर की तरफ इशारा किया। तीनों ने देखा तो बाहर डोर के पास सब लोग खड़े होकर उन्हें देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। काका के जाने के बाद शायद मोक्ष ने डोर लॉक नहीं किया। मोक्ष को तो कुछ देर पहले ही महसूस हो गया था, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे पता था ये घर वाले या दक्ष और नव्या ही होंगे। कभी कभी वो बच्चों से मिलने रूम में आते थे। जैसे सबने देखा कि वो सबकी नजरों में आ गए हैं, तो वो और खुद को रोक नहीं पाए और ठहाके लगाकर हंसने लगे। दक्ष और नव्या ने तो दीवार के सहारा ले लिया, वरना हंस हंस कर वो कंट्रोल खोकर जमीन पर गिर पड़ते। वो सब कुछ देर पहले ही आ गए थे, पर मोक्ष, ईशानी और बच्चों की मस्ती और रुद्र का झगड़ा देखकर वो वहीं रुक गए। वो पूरा शो एंजॉय कर रहे थे। क्या लोगों का हो गया? मोक्ष ने आंखें छोटी करके उन सबको घूरते हुए पूछा। तभी उसकी नजर पीछे खड़े 4 लोगों पर पड़ी तो उसकी आंखें कोल्ड हो गई। तभी ईशानी की भी नजर घरवालों के पीछे खड़े 4 लोगों पर पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गई, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं पीछे खड़े 4 लोग अपनी आंखों में गुस्सा लिए मोक्ष और ईशानी दोनों बच्चों को देख रहे थे। ये चारों कोई और नहीं, जया जी, उनका बेटा, बहू और निहारिका ही थे। नरेंद्र जी और कनक जी ने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया था, पर आज जया ने बहुत रिक्वेस्ट किया था और उसकी इमोशनल ड्रामे की वजह से नरेंद्र जी ने उन्हें अंदर आने दिया। वरना जया जी और उनका बेटा पहले भी कई बार आए थे, पर गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। कनक जी की सख्त ऑर्डर था कि भार्गव फैमिली से अंशुमान को छोड़कर किसी को भी अंदर मत आने देना। वहीं ईशानी और मोक्ष की कोल्ड आंखों को देखकर सभी घरवाले हैरान हो गए और थोड़ा डर गए। क्या उन लोगों ने बच्चों की क्वालिटी टाइम को बर्बाद कर दिया? क्या उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया? उन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए थी। लगता है हम सब ने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिए, बच्चों। पर तभी उनकी नज़र ने मोक्ष की नज़र को फॉलो किया तो उनके पीछे कुछ ही दूरी पर भार्गव फैमिली खड़ी थी। ये देखकर घरवाले भी गुस्सा हो गए, मतलब उनका बेटा और बहू उन्हें देख नहीं बल्कि इन चारों को देखकर गुस्सा हो रहे थे। कनक जी गुस्से भरी सर्द आवाज में बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको नीचे नहीं होना चाहिए था? सब उन चारों को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। वो सब मोक्ष, ईशानी और दोनों बच्चों की मस्ती देखने में इतना खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये लोग कब आकर उनके पीछे खड़े हो गए। कनक जी की ठंडी आवाज सुनकर चारों थोड़ा सा कपका गए। जया जी शांत भाव से स्माइल करके बोली, भाभी आप सब ऊपर आ गए थे तो मुझे लगा हमें भी एक बार ईशानी बहू से मिल लेना चाहिए। आखिरकार वो कोमा में रहकर अभी होश में आए हैं, हम उससे ही तो मिलने आए हैं। आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो? जैसे हम इस घर की कुछ भी नहीं लगते हैं। क्या आप हमें अपना दुश्मन समझती हो? जया जी अपनी झूठी रोना रोते हुए बोली। वो तो यहाँ ये इकने आई थी कि क्या सच में ईशानी कोमा से बाहर आ गई है, या अंशुमान बस ऐसे ही उन्हें दबाने के लिए बोल रहा था ताकि निहारिका कभी भी मोक्ष के पास ना जा पाए। पर अब ईशानी को बिल्कुल सही सलामत अपने बच्चों के साथ खेलता आपने सामने देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। कोमा से वो बाहर क्यों आई? निहारिका गुस्से और जलन से अपना दांत पीस रही थी। मोक्ष का ईशानी को प्यार से किस करने उसे जला रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस देख सकती थी। उसने दोनों बच्चों को ध्यान से देखा। रुद्रांश बिल्कुल मोक्ष का कॉपी था। वहीं रुद्रांशी बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी। उसे दोनों बच्चों पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर वो मोक्ष की बच्चों की मां होती तो कितना अच्छा होता। तभी शायद रुद्रांश ने निहारिका की नज़र को भांप लिया, क्योंकि रुद्रांश अपने डैडी की तरह था। रुद्रांश ने नज़र घुमाकर घूरकर निहारिका को देखा। उनकी काली गहरी आंखें बिल्कुल मोक्ष की तरह थी, जो ठंड से भरी हुई थी। उसकी कोल्ड आंखें देखकर और उसकी धमकी भरी नज़र को देख मार निहारिका अंदर तक कांप गई। इतना छोटा सा बच्चा इतनी भयानक तरीके से कैसे घूर सकता है?
निहारिका ने मन ही मन सोचा और रुद्र पर से अपनी नजरें हटा लिया। वहीं कनक जी सर्द भाव से बोली, अगर तुम्हें हमारी बहू से मिलना था, तो तुम्हें नीचे इंतजार करनी चाहिए थी। ऊपर आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस फ्लो पर बाहर वालों का आना अलाउड नहीं है?